सॉन्ग सीबू, तुमने मेरी बहन और दादी को मार डाला। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे भागने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ। ये है हमारे ड्रामे की फीमेल लीड जो बदले की भावना में जल रही है। इसका रियल नेम जिनसू है, पर जैसे कि हम बता चुके हैं इसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है, तो अब इसका नाम जी जैन है। अब वो बोलती है टाइम हो चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में इस ड्रामे का लीड दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी का सीईओ होता है, जो कि एक माफिया होता है और इसका नाम सॉन्ग सीबू है। और ये साला हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मालदार भी है। और वो एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ है और यहीं पर जिनसुक भी छुपी बैठी हुई है मौके की तलाश में। अब यहाँ पर मीटिंग खत्म होती है और जी जंग उसके पास आने लगती है। तभी मास्टर सॉन्ग को एक कॉल आता है और वो बोलता है मास्टर बच के, पार्टी में कोई घुस आया है, आपकी जान को खतरा है। लेकिन उसने बताने में थोड़ी देर कर दी क्योंकि जिनसू तो उसके करीब पहुंच गई। अब वो उसे जानबूझकर टच करते हुए उसके पास से निकलती है, लेकिन पता नहीं क्यों सॉन्ग को यह टच उसके स्कूल की याद दिलाता है। और मास्टर सॉन्ग अपने आप को संभालते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन जिनसू उसके हाथ आसानी से नहीं आती और उसके हाथ में एक कैंची होती है जिससे वो उस पर हमला कर देती है। और यहाँ पर वो बाल बच्चा, लेकिन यहाँ पर जिनसू उसी को देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर मास्टर सॉन्ग के आदमियों ने दो लोगों को पकड़ लिया होता है और वो दोनों बताते हैं हमारा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसे नहीं भेजा। अब मास्टर सॉन्ग बोलते हैं कि उस लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं, उसने अपना काम खत्म नहीं किया है, वो पक्का मुझे मारने दोबारा जरूर आएगी। उसके बाद देखना मैं उस लड़की की क्या हालत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जिनसू उससे एक कदम आगे होती है, उसके पास सॉन्ग की सारी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर जिनसू ने मास्टर सॉन्ग के ड्राइवर को रास्ते से हटा दिया होता है और खुद ही कंट्रोल ले लिया होता है। और यहाँ पर मास्टर सॉन्ग पी कर टल्ली हो चुका होता है। अब वो कार में बैठ जाता है और उसे लड़की के सामने उसकी इंफॉर्मेशन लेने लगता है, जिस पर जिनसू बोलती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, जिस पर वो बोलता है हाँ। अगले सीन में वो अचानक से रोमांटिक हो जाती है और उसे सड्यूस करने लगती है और वो उसे इग्नोर करते हुए पूछता है कि लिंग जुआन कहाँ है, उसने तुम्हें मुझे मारने भेजा है ना, जिस पर वो बोलती है नहीं हैंडसम, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। ये कहते ही वो खिड़की से कूदने को तैयार होती है, लेकिन स्वांग उसे बचा लेता है। अब वो उससे बोलती है तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही है। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन मैं उसकी बर्बादी। अगर अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कल का इंतजार करो, तुम खुद दौड़े मेरे पास चले आओगे। और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी मास्टर सॉन्ग उसका नाम पूछते हैं और वो बोलती है जी जैन, और वो उसे अपना नकली नाम बताकर चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आखिर असल में हुआ क्या था, आखिर वो बदला क्यों लेना चाहती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिनसू यहाँ पर काफ़ी घायल है। यहाँ पर इनका कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इन्हें कोई मारना चाहता था। वहीं पास की कार के अंदर इसकी सिस्टर और ग्रैंडपा भी होती है। तभी यहाँ पर एक अननोन कार उन्हें आकर टक्कर मारती है और उनकी कार खाई से नीचे गिर जाती है। और यही खौफनाक नज़ारा जिनसू ने अपनी आंखों से देखा। और फिर वहीं पर सॉन्ग आ जाता है और जिनसू ने उसका चेहरा देख लिया था और बस उसने तभी से ठान लिया कि वो बदला लेकर रहेगी। और ये सब याद करने के बाद जिनसू अपने आप को संभालती है और खुद से कहती है मुझे अपने आप को संभालना होगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और मास्टर सॉन्ग जाग चुके। फिर तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उससे बोलता है बॉस आपके लिए यहाँ पर दरवाजे पर किसी ने नोट छोड़ा है। अब वो नोट खोलकर पढ़ता है, उसमें लिखा था कल रात मज़ा नहीं आया, इसलिए रूम का रेंट तुम ही पे करोगे। और वो समझ चुका था ये नोट जी जियान ने छोड़ा है। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि बॉस उस लड़की की बायोग्राफी तो क्लियर है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो लिन जियान से भी मिल चुकी है। और ये जानकर सॉन्ग बोलता है ओह अच्छा, तो ये वाकई में ही उसके लिए काम करती है। अब तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो क्या चाल चलेगी। अगले सीन में सॉन्ग मीटिंग अटेंड करने पहुंच गया और वो यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि वहाँ पर उसका कज़न लिंग जुआन भी आया होता है।
और यहाँ पर वो शक्ल से तो शरीफ लगता है लेकिन है नहीं। और यहाँ पर वो सोंग को रोककर बोलता है, हम दोनों तो एक फैमिली से हैं, फिर हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों? और यहाँ पर सोंग बोलता है, आखिर तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो? मैं सोंग हूँ और तुम लिंग, हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। और ग्रैंडपा को बोल देना कि वो चिंता ना करे और दूसरों की फिक्र कम करे। और कज़न बोलता है, ओके ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी रूड है और ना ही वेंटेन की प्रॉपर्टी में तुम्हारे हाथ लगने दूंगा। इसकी ये बात सुनकर मास्टर सोंग तो हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें प्रॉपर्टी मिल गई और तुम ज़्यादा खुश मत हो। क्या तुम भूल गए 3 साल पहले क्या हुआ था मिंग फैमिली के साथ? और अगर उनका सच सामने आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? इतने में ही ग्रैंड मास्टर सिंजिन भी यहाँ पर आ गए। और ये क्या, सिंजो भी इन्हीं के साथ आई हुई है। और उसे देखकर तो सोंग हैरान हो जाता है और सोचता है, ये लड़की मास्टर शी के साथ क्या कर रही है? फिर क्या? और यहाँ पर सिंजो फिर से उसे टच करती है और वहाँ से गुजर जाती है। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि वो उसको इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे। और अब सभी लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं। और तभी यहाँ पर सोंग को उसका असिस्टेंट फ़ोन करता है और उसे बताता है, बॉस ये लड़की असल में सिंजो की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मास्टर शी ने इसको एक मौका दिया है। अगर ये लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हो गई तो मुझे डर है वेंटेन की प्रॉपर्टी हमारे हाथ कभी नहीं लगेगी। और एलिवेटर रुकते ही सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोंग जिनसू को पकड़कर वापस अंदर खींच लेता है। और वो उससे बोलता है, तुम लिन फैमिली का नाम यूज़ करने की कोशिश मत करो और ना ही इस मामले में घुसने की। और वो बोलती है, ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। और वो उसे एक पेन ड्राइव देकर बोलती है, इसमें बैटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, इससे ना तुम सिर्फ जीतोगे बल्कि मेरी लॉयल्टी भी साबित होती है।